नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे का दूसरा दिन। नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन के साथ ऑफ स्लाउटडेक डैम का करेंगे दौरा और जल प्रबंधन पर दोनों देशों का जोर। नीदरलैंड के बाद आज स्वीडन पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम उल्फ क्रिस्टरसन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में होंगे शामिल। धार के भोजशाला की वाग देवी सरस्वती मंदिर में एएसआई के आदेश के बाद पूजा पाठ के लिए उमड़े श्रद्धालु। अब साल भर बिना रोक टोक होगी पूजा। ट्रंप ने शांति समझौता नहीं होने की स्थिति में ईरान को दी नई चेतावनी। कहा कि ईरान को देखना पड़ेगा बहुत बुरा वक्त। ईरान ने किया पलटवार। कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं। थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल फाइनल में सात्विक चिराग पेश करेंगे अपनी चुनौती। इंडोनेशियाई जोड़ी रॉली डैनियल के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के दौरे के दूसरे दिन अपने डच समकक्ष रॉब जेटन के साथ आज ऑल्फ स्लाउटडेक डैम का दौरा करेंगे। 32 किलोमीटर लंबा ये बांध नीदरलैंड को उत्तरी सागर से सुरक्षित रखता है और मीठे पानी का भंडार तैयार करता है और अब नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब दोनों देश जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ मत्स्य पालन और उन्नत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और इससे पहले कल भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की वार्ता के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष रॉब जेटन की द हेग में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। पीएम और नीदरलैंड के उनके समकक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने भारत नीदरलैंड रणनीतिक भागीदारी के फैसले को अहम बताया। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन नमस्ते के साथ किया। उन्होंने भारत के साथ शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को बेहद लाभकारी बताया। Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. इससे पहले दोनों नेताओं ने सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। पीएम ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है।
हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बैठक में शामिल नीदरलैंड की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति को सराहा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में नीदरलैंड के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की प्रशंसा की। Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. नीदरलैंड के नेतृत्व से पीएम की मुलाकात में दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की इबारत लिखी गई। दोनों देशों ने विकास के पथ पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर मजबूत सहमति जाहिर की। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे को विदेश मंत्रालय ने बेहद सफल और सकारात्मक बताया है। पीएम के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत और सहभागिता में काफी सकारात्मकता और ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने बताया कि इस दौरे के परिणाम स्वरूप कम से कम 17 महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फैसलों पर सहमति बनी है। It's been a great visit and a lot of positivity, a lot of energy in engagement. I could feel it. But in terms of outcomes, I am told that at least there are 17 outcome documents and decisions. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देश की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी को लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर यहाँ स्वीडिश लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो रहने वाले मूलतः इंडिया के कर्नाटका के हैं, वेणुगोपाल, लेकिन अब उन्होंने स्वीडिश की नागरिकता हासिल कर ली है। हम उनसे आपको सीधे बातचीत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आपके कंट्री में आ रहे हैं, कितनी खुशी है। अब आप इंडिया के प्रधानमंत्री भी आपके प्रधानमंत्री हैं और आप स्वीडिश के नागरिक हो चले हैं, कितनी खुशी है। बहुत खुश नज़र आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा और हम तो बहुत ही खुश हैं। हम ज़रूर वो जहाँ रहने वाले हैं वहाँ जाएंगे, वेव करेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया और जो स्वीडन के रिश्ते हैं इससे कहीं ना कहीं और भी मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच व्यवसाय जो है, उद्योग जो है, वो भी बढ़ सकेगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। धार के भोजशाला की वाग देवी सरस्वती मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी बीच धार से सांसद और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मंदिर पहुंची। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंदुओं को मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में पूजा और दूसरे कामों के लिए बिना रोक टोक के जाने की अनुमति देती है। एएसआई के इस आदेश के बाद पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। एएसआई का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि धार में भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है। एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने अपने आदेश द्वारा ये माना है कि धार जिले में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और ये देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है। लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए कि हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजी टीम के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। आपका जब तक उसके आधार पर निर्णय नहीं था तो आप यहाँ नमाज पढ़ते थे, पर अब क्योंकि कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इसको सभी को, जनता को स्वीकार करना है। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसके अलावा पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, कैसे पूजा विधि होगी और किस समय से किस समय पूजा विधि होगी, उसके अनुपालन में कल एक समन्वय बैठक की गई थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में आज ये पूजा हो रही है, जिसमें आज हमने भी भागीदारी करी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप बात करें तो सभी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार पॉइंट्स लगे हैं, वो चाहे फिक्स्ड हो, पेट्रोलिंग हो, हाई राइज हो, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हो या फिर आपके जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र है वहाँ पे जो लगातार हमारे द्वारा मौजूदगी बनाई गई है और इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय जो है उसमें मुझे लगता है कुछ लोग ठीक से शायद समझ नहीं पाए होंगे और जिन तक ये नहीं पहुंचा है उन पे व्यक्तिगत जाके हर मोहल्लों में हम लोग बैठकें करेंगे और ये जो भी उनके दिशा निर्देश हुए हैं उसी के अनुपालन और अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग देवी की विजय है।
और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आज सुबह आग लग गई और इस घटना में फिलहाल किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आलौट और लूनी रीचा स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 12431 के B1 डिब्बे में सुबह करीब 5:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जिस डिब्बे में आग लगी उसे ट्रेन से अलग करके आग पर काबू पा लिया गया और सभी यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया था। फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पे पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहां से रवाना हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियां रेगुलेट हुई हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियां दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज गांधीनगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडली द्वारा संचालित मधुर डेयरी के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन करेंगे। चिलौड़ा के पास दशेला गांव में बनकर तैयार हुआ ये नया प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके बाद वह एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे के पहले ही दिन गांधीनगर में उन्होंने ग्रीन लोकसभा अभियान से लेकर सड़क, शहरी विकास और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थंकर घोष शामिल हैं। और इससे पहले 11 मई को जस्टिस राजा शेखर मंथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था और इस केस में एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये केस सीबीआई की जांच के दायरे में है। सीबीआई ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी। पीड़िता के माता-पिता ने इस केस में दोबारा जांच की मांग की है। मृत डॉक्टर के माता-पिता ने कोलकाता की सियालदह कोर्ट में एक केस दायर किया, जिसमें उन्होंने पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और उस समय घोला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी की गिरफ्तारी की अपील की। और पीड़ित के माता-पिता ने शिकायत की है कि इन तीनों लोगों ने डॉक्टर के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाने में रुकावट डाली और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी देती है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 कर दी गई है और इस वृद्धि में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। ये निर्णय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के तहत लिया गया है और जिसके जरिए वर्ष 1956 के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। और यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के 101 जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए के जल संचय अभियान का शुभारंभ किया और इस अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित उन जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाएगा जिनकी स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है। और आपको बता दें कि ये जल संचय अभियान आज से शुरू हो गया है। इतना सुंदर पार्क है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वाटर की इम्पोर्टेंस हम सब समझते हैं।
ये रेस्टोरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी एनवायरमेंट में दुनिया भर में एक बहुत हाई रिगार्ड है उनके लिए, और एनवायरमेंट पानी का डायरेक्ट लिंक लोगों के साथ है। जिस संकल्प को हम लेके आए थे, दिल्ली देश की राजधानी है और हमें इसको सबसे सुंदर बनाना है। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हर छोटी छोटी चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जब छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो अपने साथ विकसित दिल्ली हो जाएगी, हरित दिल्ली हो जाएगी। यही इसका मकसद है, जन जन की सेवा, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई कीमत 80 रुपये 9 पैसे हो गई है। गाजियाबाद और नोएडा में ये दर 88 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि गुरुग्राम में नई कीमतें 85 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई हैं। और इससे पहले इसी हफ्ते में आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। वहीं केंद्र सरकार ने चांदी के आयात के नियमों में बदलाव किया है और अब चांदी की सिल्लियों समेत चांदी की कई श्रेणियों के आयात को फ्री से बदलकर अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी यानी कि प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी और ये फैसला डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की नई अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। मालदीव में आयोजित 21वें एशिया मीडिया समिट में AIBD इंटरनेशनल मीडिया अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। रेडियो कार्यक्रम श्रेणी में वियतनाम के वॉइस ऑफ वियतनाम को सर्वश्रेष्ठ रेडियो कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रसार भारती के लिए गर्व की बात रही है कि प्रथम उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार आकाशवाणी संबलपुर को उनके कार्यक्रम दी ट्रेजर बेयरिंग दी विरेंट के लिए प्रदान किया गया और ये उपलब्धि भारतीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती और विशेष रूप से आकाशवाणी संबलपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। थाईलैंड के रेडियो थाईलैंड वर्ल्ड ऑफ सर्विस को द्वितीय उप विजेता का पुरस्कार मिला। तो वहीं टेलीविजन कार्यक्रम श्रेणी में दक्षिण कोरिया के कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को लाइफ ऑन दी बर्निंग अर्थ दी वैनिशिंग सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार मालदीव की स्वास्थ्य एवं परिवार एवं कल्याण मंत्री गीला अली ने प्रदान किया। वियतनाम के वियतनाम टेलीविजन को 4 सीजन इन द डीप फॉरेस्ट के लिए प्रथम उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार मिला है, जबकि सऊदी अरब के सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को वहन स्टोन स्पीक के लिए द्वितीय उप विजेता प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की ओर से आयोजित इस समारोह में एशिया प्रांत के क्षेत्र के प्रमुख मीडिया विशेषज्ञ, नीति निर्माता और प्रसार क्षेत्र से जुड़ी प्रतिनिधि शामिल हुए। और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते अप्रैल महीने में देश में क्रूड स्टील के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है और देश में क्रूड स्टील का उत्पादन बढ़कर करीब 1 करोड़ 40 लाख टन पर पहुंच गया है। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार बढ़ती मांग के चलते स्टील क्षेत्र में इतनी तेजी देखने को मिली है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण में लगातार बढ़ती मांग का असर अब स्टील सेक्टर में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत का स्टील उद्योग लगातार ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश में कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के चलते इस्पात की खपत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में देश में क्रूड स्टील का उत्पादन 5.8% बढ़कर करीब 1 करोड़ 40 लाख टन पहुंच गया। वहीं फिनिश स्टील उत्पादन में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह करीब 1 करोड़ 30 लाख टन रही।
जबकि तैयार इस्पात की खपत 8.1% बढ़कर लगभग 1 करोड़ 29 लाख टन के पार पहुंच गई। ये आंकड़े देश में मजबूत औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को दर्शाते हैं। इस दौरान घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। अप्रैल में स्टील बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। व्यापार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत इस्पात का मामूली नेट आयातक बना रहा है। इस दौरान स्टील आयात में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात भी करीब 25% बढ़कर 4,70,000 मैट्रिक टन से अधिक रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी कीमतों का दबाव होने के बावजूद घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, जिसके चलते स्टील सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में स्टील उत्पादन क्षमता अब करीब 22 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है और उद्योग जगत 2030 तक 30 करोड़ टन क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य निजी कंपनियां लगातार क्षमता विस्तार योजना पर काम कर रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू खपत जैसे आंकड़े औद्योगिक गतिविधियों में लगातार रिकवरी का संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।